आज की कहानी एक नैन्सी नाम की लड़की की है जो विदेश से यहाँ अपने भारत में किसी गांव में आई और कुछ दिन रहने के बाद मरने के बाद अपने सच्चे प्यार को आज भी ढूंढ रही है। जब आप सरवरिया क्षेत्र में पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो नदी के खलार में आपको एक बहनोवली नाम का एक गांव मिलेगा। इस गांव में 7 टोले हैं। इन्हीं टोलों में से एक टोला है बभन टोला। बभन टोला को आसपास के टोले वाले बभनौती भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस टोले पर बसे 22 से 24 घरों में से 18 से 20 घर ब्राह्मणों के हैं। इस टोले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गड्ढक बस्ती है। गांव में कई सारे देवी देवताओं के थान हैं। इन थानों में मुख्य रूप से डिह बाबा, ब्रह्म बाबा, काली माई, भवानी माई के थान हैं और साथ ही गांव के बाहर नदी के पास एक टीले पर बना छोटा सा शिव मंदिर है। अगर कभी आप किसी सुरम्य पर्वतीय क्षेत्र का दर्शन किए हों और उसकी खूबसूरती के कायल हों और उसके बाद मैदानी भाग के इस छोटे से टोले रूपी गांव में जाने का मौका मिल जाए तो हर हालत में यहाँ का सुरम्य वातावरण, गवई सादगीपूर्ण परिवेश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेगा कि इस भौगोलिक संसार में अगर कोई अस्मरणीय मनोहरी स्थल है तो बस ये यही है। एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घूमते इस गांव में आ पहुंचा। उस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि लोग महीनों तक यहीं रुक गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल में नैन्सी नाम की लड़की थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता ही रह जाता। नैन्सी बहुत शर्मीले स्वभाव की भी थी और वह यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्य के साथ भी बातें करते समय अपनी आंखें नीचे रखती थी। नैन्सी की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य 4 चांद लगा रहे थे। वह प्रतिदिन समय से जागने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती और गांव के कुछ किशोरों, बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृति की पढ़ाई भी कर रही थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं का एक अधिकार था। वह फर्राटेदार हिंदी बोल लेती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी नैन्सी। उनके अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था। रामेश्वरम काका को तो गांव वालों के सामने उसकी प्रशंसा करते रहते थे और सीना तान के कहते थे अगर नैन्सी के माता पिता हाँ करेंगे तो वे अपने बेटे सूरज का विवाह नैन्सी से करना पसंद करेंगे, भले ही इसके लिए उसका अपना समाज साथ न दे। गांव में आने के बाद अगर नैन्सी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वह था सूरज। नैन्सी कभी कभी सूरज के साथ खेतों के तरफ भी निकल जाया करती थी और उसके साथ मेड़ पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारा बतियाती और हिरनी की तरह कुल्हाड़ें भरती गांव में आ जाया करती। कभी कभी जब सूरज गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर ले जाता तो नैन्सी भी उनके साथ जाती और मवेशियों को नहलाने में उसकी मदद करती। पुआल का लूढ़ा बनाकर गायों बैलों के शरीर पर मलती, गायों बछड़ों को दुलारती और किसी गाय का पगहा पकड़ के विदेशी गाना गुनगुनाते हुए सूरज के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर नैन्सी और सूरज लड़ भी जाते, पर यह तकरार काफ़ी बहुत देर तक उन्हें उनसे दूर न रख पाती।
कहीं न कहीं सूरज और नैन्सी के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में प्रेम अंगड़ाइयाँ ले रहा था। प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वे दोनों अनजान थे इससे। विधि का लिखा कहे या प्रकृति को कोई खेल खेलना। लगभग 2-3 महीने के बाद जब वह विदेशी पर्यटक दल उस गांव से विदा लेने लगा तो नैन्सी ने अपने आप को गांव के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ न जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। नैन्सी ने जो ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी प्रफुल्लित मन से उसकी जय जयकार करने लगे। मन ही मन में रामेश्वर काका तो इतने प्रसन्न थे कि उनके आँखों के आंसू बहुत चाहने के बाद भी आँखों में रहना उचित नहीं समझ रहे थे और आंखें भी अब उनको विदा करना ही ठीक समझी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रामेश्वर काका दौड़कर नैन्सी को बाहों में भर लिया और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबुल की तरह अरे मेरी बेटी कहकर रोने लगे। नैन्सी भी अपने आप को रोक न सकी और उसने लिपटकर आंसू बहाने लगी। नैन्सी ने रामेश्वर काका के घर के सभी कामों में हाथ बटाने के साथ ही गांव वालों को लिखना पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे 10 से 11 महीने बीत गए और अब नैन्सी पूरी तरह से ग्रामीण किशोरी के रूप में परिणित हो चुकी थी। इन 10-11 महीनों के बीच नैन्सी ने गांव के किशोरों और युवाओं को इतना उत्साहित किया था कि गांव के लगभग अधिकांश किशोर युवा जो 10वीं-12वीं आदि पास थे, वे अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरियों में चयनित हो गए। रामेश्वर काका का बेटा सूरज भी एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण के लिए पुणे आ गया। अब गांव की तस्वीर एकदम से बदल गई थी। पहले जो गांव सरलता, सुंदरता व प्रशंसता ठंड से कांपती एक चिड़ै की तरह पंख को सिकोड़े हुए थी, वही सरलता, सुंदरता व प्रशंसता अब नैन्सी रूपी घाम के लगने से अपना पंख पसार कर उड़ने लगी थी। सूरज का प्रशिक्षण होते ही वह गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक सेना अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। वह 10-15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइन करने वाला था। इन 10-15 दिन के समय ने पूरी तरह से करवट लिया। नैन्सी के यह बताते कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रामेश्वर काका ने स्नेही हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सूरज से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि तू नैन्सी को अपना ले। सूरज ने रामेश्वर काका के हाँ में हाँ तो मिलाई पर कहा कि बाबूजी, ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही नैन्सी से ब्याह रचा लूँगा। कहते हैं आदमी एक खिलौना है, वो शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके अदृश्य होकर भी दृश्य होने का भाव है, वह कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी दृश्यता अदृश्यता में परिणित हो जाती है। जी हाँ, परिणीता बरतने से पहले ही उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैन्सी के साथ, ऐसा खेल जो नैन्सी के जीवन में भूचाल ला दिया कि वह सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ यह था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठा कर ले गए थे। सेना के कई जवान गायब हो गए थे और 15-20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया कि वे आतंक की भेंट चढ़ गए। नैन्सी, वही नैन्सी जो पहले खिड़नी की तरह कुल्लाछे भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था।
उसने। गांव वालों ने रामेश्वरम काका ने उसे बहुत समझाया, पर वह कुछ समझ कर भी एक नासमझ बनी रही। सूनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मरा नहीं। फिर से अभियान चलाकर उसकी नए सिरे से खोज की जाए तो वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैन्सी के पास कुछ खुद करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी, और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सूरज अब नहीं रहा। क्योंकि वह एक दिन रामेश्वर काका से कह रही थी कि काका, अगर सूरज नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दोनों दो जिस्म एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे ज़रूर पता चलता। पर सात्विक समर्पित प्रेम को समझना सबकी बस की बात नहीं होती। रामेश्वर काका ने उसे नैन्सी का सूरज के प्रति दीवानगी पागलपन समझा और बस उसे संतावना देकर रह गए। लगभग 1 महीने बीत गए। अब नैन्सी थोड़ी कठोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बिखरते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता कि वह थोड़ी सी बावली हो गई। एक दिन सुबह जब रामेश्वर काका खेत से लौटकर घर वापस आए तो नैन्सी घर में न दिखी। दरअसल नैन्सी तो सूरज की खोज में निकल गई थी। नैन्सी के जाने के लगभग 14 से 15 दिन के बाद एक ऐसी घटना घटी जो रामेश्वर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदायक थी, बहुत ही दुखदायी थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध तो कर ही दिया था, पर पूरे गांव वाले क्या जो उस भी घटना को सुनता नैन्सी के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल नैन्सी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंखों से बचते हुए वहां पहुंच गई जहां से सूरज गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर नैन्सी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया, अपितु कितनों को मार गिराया था। और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने नैन्सी को ख़त्म कर दिया। फिर सेना के जवानों ने नैन्सी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे सम्मान से रामेश्वर काका को सौंप दिए। नैन्सी के चले जाने से केवल रामेश्वर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण सांताविक मनोहर परिवेश अब आग उगलने लगा था। पर समय अच्छे घावों को भर देता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उसे एक बुरा सपना मानकर भूलना भी चाहते थे। एक दिन सुबह रामेश्वर काका खेतों से लौटकर घर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ। जब वे अपने घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सिर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। तो जो भी हो रहा था वह अजीब था और रामेश्वर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला की आवाज़ थी। बस आवाज़ किसी और की नहीं, पुत्र नैन्सी की थी। वो आहिस्ते से बोल रही थी, बाबूजी डरिए नहीं, मैं नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द सूरज को भी वापस लाऊंगी। रामेश्वर काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफ़ी लोग एकत्रित हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाई आवाज़ में कहा, वह लौट आई है। गांव के कुछ लोग ने हिम्मत करके उनके घर में प्रवेश किया कि आखिर लौट कर कौन आई, ऐसा क्या हुआ जिससे रामेश्वर काका एकदम से सहम गए।
जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ कुछ ऐसा दिखा महसूस हुआ जिससे उन्हें भी नैन्सी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर भी इस सब मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि नैन्सी मर चुकी थी। वह कैसे आ सकती थी? अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके नैन्सी को आवाज़ लगाई, पर अब तो वो पायल की आवाज़ भी गायब हो गई थी। फिर क्या हुआ था? कुछ लोगों ने रामेश्वर काका का पूरा घर छान मारा और उन्हें नैन्सी कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे। तो क्या नैन्सी की यह आत्मा थी? खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा करना शुरू की। आखिर अगर नैन्सी की आत्मा वापस आ गई तो अब क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा न हो कि वह हमारे गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़े बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी और कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज़ धीमा होने लगी और एक अदृश्य महिला आवाज़ गूंजने लगी। हाँ, मैं नैन्सी हूँ। नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सूरज को लाकर रामेश्वर काका को सौंप नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर हाँ, मैं यह भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गाँव की किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गाँव की और सदा अपने बंधुओं को निभाती रहूँगी। यह आवाज़ होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ बचा नहीं था। उन्हें अदृश्यता का भाव हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह एक अदृश्य आत्मा गाँव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बन चुकी थी। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।